मास्क जरूर लगाइए। शुरुआत हिमाचल प्रदेश के साथ कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से एक बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के विचित्र शर्मा की खबर कि वहां बादल फट गया है, जिसकी वजह से वहां के हालात बिगड़ गए। भारी बारिश की वजह से वहां के एक नाले में सैलाब आ गया और उसका पानी सड़कों पर तेजी से बहने लगा, जिसमें कई गाड़ियां बह गईं। आसपास के इलाकों में भी पानी भर गया। बादल फटने की वजह से कई होटल्स को भी नुकसान पहुंचा। तो जरा ये दो तस्वीरें आप देख लीजिए, और ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि लोग वहां पर कितने दहशत में होंगे, कितने डरे हुए होंगे। क्योंकि आप समझिए, एक बार एहसास करके देखिए कि अगर ऐसा घर आपका है और सामने ऐसी कुछ तस्वीरें हों, बाहर पार्किंग में खड़ी गाड़ियां ऐसे बहने लगे सैलाब में, तो किस तरीके की स्थिति से आप गुजर रहे होंगे। और इसी स्थिति में फिलहाल हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रह रहे लोगों का दिन बीत रहा है, क्योंकि सामने इस तरीके से सैलाब बहता हुआ नजर आ रहा है। गाड़ियां जो पार्किंग में खड़ी थी वो एक एक कर पानी के साथ बहती हुई नजर आ रही है। और पानी का बहाव जरा आप देखिए, इतना तेज कि सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने का मादा ये पानी रखता है। और ऐसे में जो आसपास की इमारतें आप देख रहे हैं, अगर इतनी तेज में पानी यहां से निकलेगा, बहेगा, तो कटान की दिक्कत भी सामने हो सकती है और जर्जर इमारतों के लिए भी खतरा हो सकता है। बादल फटने की वजह से इलाके में भारी नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि कई लोग बादल फटने की वजह से आई बाढ़ की वजह से फंस गए। जरा दो तस्वीरें आपके सामने रख दें। ये दो तस्वीरें, पहली तस्वीर वहां बहने वाले एक नाले की, जिसमें बादल फटने की वजह से बाढ़ आ गई। दूसरी तस्वीर बादल फटने की वजह से आई बाढ़ में बहती गाड़ियों की है। एक एक कर जो वहां पर कार है वो पानी के बहाव के साथ, इस सैलाब के साथ बहती हुई नजर आ रही है। और पानी का बहाव जरा आप देखिए, किस तरीके का पानी का ये बहाव है। कई होटल्स बताए जा रहे हैं जिनको नुकसान पहुंचा है। लोग अब हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं अपने घर से बाहर निकलने की, क्योंकि सामने अब सड़क नहीं, सैलाब बहता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए, किस तरीके से एक एक कर ये गाड़ियां पानी के बहाव में बहती हुई नजर आ रही। पानी का बहाव इतना तेज कि सब कुछ अपने साथ बहा ले जाए। क्या सड़क, क्या घर, क्या मकान, क्या पुल। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जरा देखिए किस तरीके से सैलाब वहां पर उमड़ा है। उसके बाद पानी का तेज बहाव और ऊंची ऊंची यहां लहरें भी देखिए उठती हुई नजर आ रही हैं। और ये बहाव इतना तेज है कि इसमें कोई भी बह सकता है, कुछ भी बह सकता है। जो सड़कें इसकी चपेट में आ रहे हैं, जो पुल आ रहे हैं, जो मकान के बगल से ये पानी का सैलाब गुजर रहा है, खतरा तो वहां पर भी मंडराता नजर आ रहा है। विचित्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विचित्र, ये सैलाब की तस्वीर हम सीधी देख रहे हैं। सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने का मादा ये सैलाब रखता है। किस तरीके की तैयारियां अब हो रही हैं इससे बचने के लिए? देखिए, फिलहाल तो अब बचना ही पड़ेगा, इसलिए क्योंकि पहले तो कोविड पर ही सारा फोकस था। अब तो मानसून का मौसम आ चुका है और बारिश ने अपना रंग जो है वो दिखाने शुरू कर दिया है। और हाँ, इससे पहले इस तरह के हालात अमूमन देखने को नहीं मिलते थे। और इस बार की जो ये बारिश है उसने जो है वो कहीं ना कहीं और अब ज्यादा सजगता बरतने पर जो है वो मजबूर कर दिया है। हाँ, फिलहाल की अगर हम बात करें तो जिस तरह के ये हालात पैदा हो गए हैं, खासतौर पर कांगड़ा जिला, कांगड़ा जनपद में, कि तमाम जो नदी नाले हैं वहां पर जो बाढ़ जैसे हालात जो वो हुए पड़े हैं। तो ऐसे में जो यहाँ के जो जिलाधीश हैं डॉक्टर निपुण जिंदल, उनकी ओर से जो जितने भी तमाम 14 जो सब डिवीजन मजिस्ट्रेट हैं, उनको दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि जितने भी राहत बचाव कार्य के लिए जो टीमें बनाई गई थी, पहले जो मानसून से पहले बनाई जाती हैं, या जो भी आप लोगों ने पहले भी जो जिस तरह से बैठक हुई थी उसमें जो जिस तरह से फैसला लिया गया था कि कैसे अगर मानसून के हालात बद से बदतर होते हैं तो उसके लिए किस तरह की तैयारियां हमने करनी है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए अब जो टीमें बनाई गई थी उनको उन तमाम जगहों पर भेजा जा रहा है। खुद जो है मौके के जो यहाँ के जो अधिकारी हैं, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट हैं, वो भी उन इलाकों में जा रहे हैं जहां जहां इस तरह के हालात जो वो बने हुए हैं। फिलहाल की अगर हम बात करें तो नेशनल हाईवे 154 के पास बिल्कुल जो राजोल है, जहां पर गज खड है, गज खड में इस तरह से बाढ़ आई हुई है कि वहां पर जो लगती हुई जो बस्तियां हैं वहां से लोगों को निकाला जा रहा है और वहां का उनका जो साजो सामान है वो भी निकालने की वहां से भरसक प्रयास जो है वो किया जा रहा है। अगर हम अपनी खुद की भी बात करें तो हम लोग भी यहाँ पर गडप्पा नाला के बिल्कुल इर्द गिर्द यहाँ पर फंसे हुए हैं और सुबह से यहाँ पर फंसे हुए हैं। यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर भी हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात इस वक्त किस तरह के होंगे इस कांगड़ा जिला में। और हाँ, कुछ खबरें, जो कुछ जानकारियां जो हमारे सूत्रों के हवाले से हम तक पहुंची हैं, वो ये है कि घेरा नामक एक जो स्टेशन है वहां पर लैंडस्लाइड हुआ है और वहां पर 3 से 4 घर जो है वो मलबे में जो है दब गए हैं। और वहां पर बताया तो ये भी जा रहा है कि उन मकानों में खुद लोग भी मौजूद थे। हालांकि हम तो यही कह रहे हैं कि और प्रार्थना भी करते हैं ईश्वर से कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो, ये जानकारी जो है वो मिथ्या हो। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये सच होती है तो ये बहुत परेशान कर देने वाली है और बहुत चिंता में डाल देने वाली है।
इसके अलावा जो तस्वीरें हमारी ओर से आज अल सुबह जो है वो हमारे टीवी चैनल की मार्फत हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई है, वो भी कहीं ना कहीं चिंता में डालने वाली है। इसलिए क्योंकि जो अपर धर्मशाला है, जिसमें नड्डी, स्तोवे, धर्मकोट, त्यूंड और अगर बात करें भागसू वाटरफॉल, भागसू टेम्पल, वहां ये जो क्लाउड डस्ट जो हुआ बताया जा रहा है, वो भागसू टेम्पल के इर्द गिर्द की वो जगह है और वहां पर एक छोटा सा नाला है और नाले में जिस तरह से बाढ़ आई हुई है और नाले के दोनों तरफ जो होटल्स बने हुए हैं, बहुत ज्यादा होटल्स वहां पर बने हुए हैं, काफी ज्यादा एनक्रोचमेंट भी हम कह सकते हैं कि वहां पर हुई थी। हम लोग पहले भी जब वहां पर जाया करते थे तो हम लोग यही अंदाजा लगाते थे कि कभी ना कभी अगर इस तरह से हालात हुए तो इन लोगों को नुकसान हो सकता है। और ठीक उसी तरह से आज जब तस्वीरें हमारे सामने आई हैं तो वाकई में हम लोग भी जरा बताइए, क्योंकि अभी देखिए ये सैलाब की तस्वीरें हम देख रहे हैं, नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन अब जरा आप ये बताइए कि क्या अभी भी बारिश हो रही है? क्योंकि अगर ऐसे बारिश होती रही तो जाहिर तौर पर जो चुनौतियां अभी है वो ज्यादा बढ़ जाएंगी। अर्पिता, बिल्कुल जिस तरह की बारिश ये हो रही है वो वाकई में बहुत चिंता में डालने वाली है। इसलिए हाँ, इंतजार तो हो रहा था, इंतजार तो सभी को हो रहा था कि बारिश हो, इसलिए क्योंकि किसान परेशान था। इस वक्त जो है वो धान की फसल जो है वो बीजी जा रही है, रोपाई हो रही है, तो इसलिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत जो है इस वक्त थी लोगों को। लेकिन इस तरह से लोगों ने कयास भी नहीं लगाया था, इस तरह से लोगों ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह की भी बारिश हो सकती है जिस तरह की बारिश फिलहाल हो रही है। मूसलाधार बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और पूरे इलाके में बारिश हो रही है। इनफैक्ट जो किसान कल तक बारिश के लिए अपने जो परंपरागत तरीके से जो मंदिरों में जाकर जो है वो देवी देवताओं के सामने जो है वो प्रार्थना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं ताकि बारिश हो जाए, इंद्र देवता खुश हो जाए, बारिश हो, तो उसका भी लोगों ने इंतजाम किया। उस तरह से भी लोगों ने जो है वो पूजा पाठ किए, पूजा अर्चना की कि बारिश हो। लेकिन अब जो ये बारिश हो रही है उससे भी किसान भी परेशान हो गया है। किसान खुद अब खेतों में जाकर जो बारिश कल तक पानी की जो मेढे बना रहा था, पानी इकट्ठा कर रहा था अपने खेतों में जाकर धान की उपाई के लिए, अब उसको जो है वो कैनाल जो बनाई थी, वो जो मेढे बनाई थी, उनको तोड़ना पड़ रहा है ताकि उनके खेत कहीं पानी में न बह जाएं। तो इस तरह के हालात पैदा हो चुके हुए हैं। और पहाड़ों की अगर हम बात करें, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इलाके में जो कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं और सीढ़ियों में वहां पर खेत है, वो भी काफी ज्यादा बह गए हैं। अलग अलग जगहों पर जिस तरह से कई जगहों पर क्लाउड डस्ट हुआ बताया जा रहा है, तो वहां पर नुकसान हुआ है। यहाँ पर देखिए ना, गाड़ी किस तरह से तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि कैसे जो है वो उस छोटे से नाले में बाढ़ आई है और गाड़ियां तक बह जा रही हैं। तो ऐसे हालात देखिए कुछ तस्वीरें हैं वो भी दिखा दें। एक तरफ हिमाचल में बादल फटने से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में भारी बारिश ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। राज्य के कई इलाकों में कल से ही लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बद्रीनाथ हाईवे पर कई जगह मलबा गिर गया। खबर तो ये है कि बद्रीनाथ हाईवे 7 जगहों पर बंद हो गया है। तो दो तस्वीरें जहां पर बादल फटने से भारी तबाही की तस्वीरें एक तरफ हम देख रहे हैं, अब कटान की समस्या भी शुरू हो गई है, और दूसरी तरफ बद्रीनाथ हाईवे जो है वो बंद किया गया है क्योंकि कई जगहों पर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मलबा जो है वो हाईवे पर आकर गिरा, जिसके बाद ये कदम उठाया गया। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। चमोली में तो भारी बारिश की वजह से बद्रीनाथ हाईवे का पहाड़ का एक मलबा आ गया, और यही नहीं, बद्रीनाथ हाईवे मलबा आने की वजह से 7 जगहों पर बंद हो गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विचित्र, यानी देखिए अलग अलग जगहों पर बारिश हो रही है और बारिश के चलते नेशनल हाईवे को भी बंद करना पड़ा है और कई एहतियाती कदम भी उठाने पड़े। बिल्कुल बिल्कुल अर्पिता, ये कह सकते हैं कि अब एहतियाती कदम जो वो उठाने ही पड़ेंगे। अब जो फोकस पहले कोविड पर हुआ पड़ा था, अब जो है वो कहीं ना कहीं इस बरसात पर भी फोकस करना होगा प्रशासन को, क्योंकि जिस तरह के हालात इस बारिश ने बना दिए हैं, जिस मानसून ने बना दिए हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब जो राहत और बचाव कार्य के लिए जो टीमें बनाई गई थी, अब उनको अलर्ट करना होगा, उनको और ज्यादा सजग करने की जरूरत है और खासतौर पर एनडीआरएफ की मदद लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हालांकि हाँ, हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए बारिश के उसके बाद जो मौसम साफ हो जाए, बारिश हट जाए, तो फिर से वैसी स्थिति ना हो। लेकिन जिस तरह से अभी ये जिस तरह की ये हालात नजर आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं हो रहा है कि ये बारिश जो वो थम जाएगी अगले 2 से 4 घंटों के अंतराल में। तो कहीं ना कहीं जो है वो और ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि तैयारियां उस तरह से नहीं की गई हुई थी जिस तरह की होनी चाहिए थी। हाँ, हर बार हम लोग भी, हमारी ओर से भी बाकायदा जब प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष जाया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि आप लोगों ने मानसून को लेकर, बरसात को लेकर किस तरह की तैयारियां की हैं, तो उनका रटा रटा ऐसा जवाब होता है कि बिल्कुल तैयारियां की जा चुकी हैं। हम लोग जो है वो राहत और बचाव कार्यों की टीमों को अलर्ट किया गया है। हमने हमारे जो सब डिवीजन मजिस्ट्रेट हैं उनको बताया जा चुका है कि आप जो है वो अपने अपने इलाकों का ख्याल रखें। लेकिन हकीकत ग्राउंड जीरो पर वो हकीकत नजर कभी भी नहीं आती है।
और आज भी कुछ ऐसी ही जो है वो तस्वीरें हम देख पाएंगे। जैसे ही मौसम साफ होगा उसके बाद अंदाजा अभी नहीं लगाया जा रहा है कि कितना नुकसान जान और माल का नुकसान हुआ है, लेकिन बारिश जब जैसे ही हटेगी, मौसम साफ होगा, उसके बाद जब आकलन होगा, गिरदावरी होगी, उसके बाद जो है वो अंदाजा लगाया जा सकेगा कि कितना नुकसान हुआ है, कहां कहां नुकसान हुआ है, किस किस तरह की तस्वीरें जो है वो सामने आई हैं। अभी तो हम लोग कुछ इलाकों की कुछ तस्वीरें ही अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं या सामने ला पा रहे हैं, जहां तक हम लोग पहुंच पा रहे हैं या जो सूत्र हमारे हम तक पहुंच पा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इलाके में अलग अलग जगहों पर ऐसी ऐसी जगह भी है, ऐसी यहाँ की टोपोग्राफी इस तरह से है जहां पर पहुंच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। प्रशासनिक अधिकारी तो नेशनल हाईवे में तो पहुंच गए, वहां तो नजदीक था, लेकिन उन इलाकों का क्या हाल होगा जहां पर जो है काफी दुर्गम इलाके हैं, काफी जनजातीय क्षेत्र हैं, वहां की स्थिति क्या होगी? आप नजर बनाए रखिए, पल पल के अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर उत्तराखंड से ही आ रही है, जल्दी से उसका रुख कर लेते हैं। यहाँ के रामनगर में मरचुलका के पास फोटोग्राफी का शौक मुरादाबाद से आए पर्यटकों को भारी पड़ गया और ये बताया जा रहा है कि ये लोग मुरादाबाद से यहाँ घूमने आए थे। रामगंगा नदी में अचानक पानी बढ़ने से पिता पुत्र नदी के तेज बहाव में बह गए। ये एक ही घर के दो परिवार फोटोग्राफी के लिए रामगंगा नदी में उतरे थे, लेकिन तभी नदी का जलस्तर बढ़ा जिसमें पिता और पुत्र बह गए। अभी तक वो मिले नहीं है। पुलिस के साथ ही एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है, तलाश में जुटी है। और अब खबर आसमान से बरसी मौत से जुड़ी। इसके जरिए जाने तो इसके सही नहीं। दो बार गिरी थी बिजली, वहां पर ही आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू टीमें ऊपर है। और बड़ी खबर राजस्थान के जयपुर से। राजस्थान के आमेर में आसमानी बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत की खबर। मौसम में आए बदलाव के बाद बड़ी संख्या में लोग आमेर की पहाड़ियों पर घूमने पहुंचे थे, वहां अचानक बिजली गिर गई। बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत की खबर। 12 लोगों की गंभीर रूप से वो झुलसे हैं। बिजली गिरने की जानकारी मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। घायल लोगों को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। जिस जगह आसमानी बिजली गिरी वहां दोनों ओर गहरी खाई है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो 3 तस्वीरें आपके सामने, जहां एक तरफ देखिए बिजली गिरी है, ये 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा दें। आसमानी बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। 12 लोग झुलसे हैं इस बिजली की वजह से, अस्पताल में भर्ती, इलाज उनका चल रहा है। लेकिन इस बीच रेस्क्यू ऑपरेशन भी वहां पर जारी है, क्योंकि दोनों ही तरफ यहाँ खाई है। क्या कोई शख्स वहां पर गिर गया हो, घायल हो, उसे ढूंढने की कोशिश इस वक्त रेस्क्यू टीमों की तरफ से की जा रही है। वहीं सिविल डिफेंस की टीम आमेर की पहाड़ियों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। न्यूज़ 18 की टीम सर्च टीम के साथ आमेर में मौजूद है। सिविल डिफेंस के डिप्टी कंट्रोलर जगदीश प्रसाद के मुताबिक सर्च ऑपरेशन अंतिम चरण में। स्पॉट 2000 फीट की तकरीबन ऊंचाई पर है, हम वहां पर खड़े हैं। वॉच टावर, ये देखिए कि हम पहले एक सामने की तस्वीर बताते हैं। ये आमेर किला हमसे नीचे नजर आ रहा है आपको। ये आमेर किले के बिल्कुल सामने जिस वॉच टावर पे ये हादसा हुआ, जहां बिजली गिरी है, ये सामने देखिए कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एक सामने का टावर वो है जहां पर अभी देखिए कि तस्वीरों में कि अभी टीम वहां पर ये रेस्क्यू टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, जहां ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अब ये किया जा रहा है सर्च ऑपरेशन है एक तरह से। ये पहाड़ियों में आसपास में कहीं ऐसा तो नहीं हो कि यहाँ कहीं नीचे लोग फंसे हो। आप देखिए कि पूरी ये रात से जो एसडीआरएफ की टीम काम कर रही है अभी, और इस वक्त ये देखिए कि इससे क्या कर रहे हैं आप अभी? ये रस्सी से नीचे जा रहे हैं। अच्छा, क्या करेंगे अब? ये काफी नीचे हाइट, तो अब ये रोप के जरिए डीप में उतारा है जवानों को, और सर्च चल रहा है अभी नीचे। रस्सियों से आप नीचे उतार रहे हैं? हाँ हाँ, तो ये उतर चुके जवान, उतर चुके, चल रहा है नीचे? हाँ, सर चल रहा है। तो ये जो स्लॉप है ये कितनी नीचे? ये तो बहुत ऊपर हाइट पे है। ये कम से कम है सर 70-80 फुट गहरा। ये नीचे वाला खड्डा? हाँ, नीचे डायरेक्ट स्लोप है जिसके, हाँ, तो जिसके अंदर नीचे जा रहे हैं बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल सर। तो अभी तक कोई मिला है मिसिंग, कोई यहाँ पर नीचे फंसा? अभी नहीं मिला सर। जो यहाँ पर मिले थे वही मिले हैं? हाँ सर, खाली आशंका लगाई जा रही है, कोई पेड़ पर टका हुआ हो या नीचे गिर गया हो हड़बड़ाटी में। उधर से ऊपर बुर्जी पे बैठे थे ना, तो वो हड़बड़ाटी में
किधर गिर गया हो। ड्रोन से भी निगरानी कर रहे हैं, ड्रोन से देख रहे हैं आप लोग? हाँ सर, ड्रोन से भी सर्च चल रहा है। देखिए ड्रोन से भी सर्च जारी है, अलग अलग तरीके से सर्च ऑपरेशन यहाँ पर जारी है। और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ऊपर वो तस्वीर आपको मंजर बता रहे हैं सीढ़ियों से। हम देखिए कि जहाँ पर ये जो लोग खड़े थे, जहाँ से सेल्फी ले रहे थे, ये सही जगह पर हम जहाँ पर पहुँच चुके हैं। या अभी देखिए कि पक्षियों के ये पंख के निशान, चप्पल जूते हैं यहाँ पर। यह वही वॉच टावर है जहाँ पर खड़े होकर सेल्फी ले रहे थे। तकरीबन यहाँ पर 20 लोग थे। अब देखिए कि ये चप्पल, ये यहाँ पर शूज, यहाँ पर पक्षियों के ये मरने की, क्योंकि जब यहाँ पर इस पर बिजली गिरी थी तो कई पक्षियों की भी मौत हुई है यहाँ पर। ये इसी वॉच टावर पे बिजली गिरी है। ये तस्वीरें देखिए कि सामने से ये पूरा आमेर नीचे शहर नज़र आ रहा है यहाँ से। और ये पूरी बुर्ज है इस फोर्ट की, जो ये फॉरेस्ट का एरिया है पूरा का पूरा। यहाँ पर दोनों तरफ आप अंदाज़ा लगाइए कि शहर कितना नीचे है यहाँ से। भवानी सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। भवानी, जरा बताइए किस तरीके से यह हादसा हुआ और अभी सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है, कोई जानकारी मिल पाई? देखिए अभी हम ग्राउंड जीरो पे उसी पर हाइट पर मौजूद हैं। 2000 फीट से ऊपर की हाइट है जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और अब ड्रोन कैमरे के जरिए भी आ चुके हैं। अब देखिए कि ड्रोन कैमरे आ चुके हैं और ड्रोन कैमरे के जरिए ये कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से ड्रोन उड़ाया जा रहा है। यहाँ से अब तस्वीरें ली जाएगी कि ये कोशिश की जाए कि किस तरीके से जो नीचे से झाड़ियों में फंसे हुए हैं, SDRF के जवान हैं, रेस्क्यू टीमें लगी हुई है, लेकिन क्योंकि इतना आसान नहीं है वहाँ तक नीचे तक डेप्थ तक पहुँचना, इसलिए ड्रोन कैमरे की मदद ली जा रही है। और ये देखिए कि यहाँ पर अब ये ड्रोन कैमरे इन पहाड़ियों के जो दोनों तरफ खाइयाँ हैं, गहरी खाइयाँ हैं, 2000 फीट के नीचे की आप देख सकते हैं कि गहराई है, तो वहाँ पर ये ड्रोन कैमरे की मदद से पूरा पहाड़ी का जो स्लॉप है वहाँ पर झाड़ियाँ हैं उनके अंदर तस्वीरें लेने की कोशिश करेंगे। कि ये देखिए कि यहाँ पर ये मॉनिटर के जरिए देख सकते हैं कि किस तरीके से हम क्लोज तस्वीरें, जो तस्वीरें आ रही है, देखिए कि कितनी साफ़ यहाँ से तस्वीर आ रही है। कैमरे के जरिए बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर सर आप बताएं कि क्या अब ये जो आप लोग ले रहे हैं कितनी डेप्थ तक तस्वीरें ले पाएंगे और कितनी संभावनाएं बनती है कि अगर कोई अंदर फंसा हुआ तो नज़र आएगा? बिल्कुल सर इस ड्रोन की पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है और बिल्कुल सर अगर कोई घायल हुआ तो बिल्कुल सर दिख जाएगा अपने को। अभी तक आपने पहले भी उड़ाया, अभी तक कहाँ किस साइड के लिए, अब किस साइड की ले रहे हैं आप? सर इस बाउंड्री के सर हमने सर लेफ्ट साइड तो ले लिया, अब सर हम राइट साइड की रिकॉर्डिंग के लिए हम ऊपर आए। और इसके साथ में टीमें नीचे काम कर रही, तो उनको मदद करेंगे आपके ड्रोन कैमरे से जो सूचना ले रहे हैं? बिल्कुल सर, हमें अगर कुछ दिखा तो हम जो SDRF की टीम लग रही है इनको बताएंगे सर। बिल्कुल। तो SDRF की टीम के साथ में ड्रोन कैमरों से मदद की जा रही है। एक तस्वीर हम नीचे से आपको वापस एक बार फिर कोशिश करें। SDRF के जवान हम बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो झाड़ियाँ, क्योंकि ऊपर दिखाना काफ़ी मुश्किल होता है, यहाँ इन झाड़ियों में जवान है, अभी काफ़ी 2 टीमें अभी नीचे और उतरी है यहाँ पर, तो इन्हीं झाड़ियों के बीच में यहाँ पर है। ये सामने देखिए कि आमेर फोर्ट है, आमेर फोर्ट के बिल्कुल सामने एक सड़क के दूसरी तरफ है। और फरा ये काफ़ी रिस्क, काफ़ी चुनौती वाला है और यहाँ पर आना नहीं चाहिए था। और ये फॉरेस्ट की ज़मीन है और जाहिर तौर पे ये जो बुर्ज है, जो ये वॉच टावर है, ये फॉरेस्ट की लैंड का है। और वॉच टावर बने हुए इसलिए होंगे कि यहाँ पर अपनी जो फॉरेस्ट की ज़मीन है उस पर निगरानी रखी जाए, रियासत काल से बने हुए हैं। लेकिन ये कोशिश करनी चाहिए थी। एक तस्वीर हम फिर बताते हैं, देखिए जगह जगह जूते गिरे हुए हैं। ये देखिए कि यहाँ पर लोग, इससे आप मंजर का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग जान बचाने के लिए कैसे भागे होंगे। जिस वक्त करंट फैला उस वक्त जिनकी ऑन स्पॉट मौत हुई, इसके अलावा जो आसपास दूर खड़े होंगे वो जान बचाने के लिए भाग रहे थे। अब यही डर है, ये जो जूता नज़र आ रहा है जिस स्लॉप में, उससे नीचे का आप एक बार फिर हम तस्वीर से बताएंगे कि डर क्यों है, क्यों तलाशी यहाँ ली जा रही है। क्योंकि जो आप जूता देख रहे हैं ये जूते से बिल्कुल नीचे, अब देखिए कि सीढ़ियाँ यहाँ ख़त्म हो जाती है और यहाँ से झाड़ियाँ शुरू होती है और ये बिल्कुल नीचे। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो कि जान बचाने के लिए लोग भागे हो और इन झाड़ियों में कहीं फंस गए हो, किसी ने जान गंवा दी हो या फिर इंजर्ड हो गए हो और अंदर फंसे हो। इसीलिए कोशिश है कि एक भी व्यक्ति है वो इंजर्ड हो, अगर फंसा हुआ हो वो नहीं रहे, ये कोशिश की जा रही है। इसलिए अब जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है पुलिस का, रेस्क्यू टीम्स का और इसके अलावा जो ड्रोन कैमरा की जरिए मदद दी जा रही है, जिससे देखिए आसमानी बिजली का कहर आमेर के अलावा राजस्थान के दूसरे जिलों में भी देखने को मिला है। आमेर में आसमानी बिजली से अब तक 11 लोगों की मौत की खबर है। धौलपुर में 3, कोटा में 4 लोग आसमानी आफत की चपेट में आ गए। झालावाड़ में बिजली गिरने से 1 की मौत हुई है।
4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं 4 जिलों की, जहां आसमान से आफत बरसी है। पीएम मोदी ने राजस्थान में आसमानी बिजली गिरने से हुई मौत पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि राजस्थान के कुछ इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इससे अत्यंत दुख हुआ। मैं मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। भवानी, यानी देखिए अलग अलग जिलों से भी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर बिजली गिरने से लोगों की मौत हुई है या लोग घायल हुए हैं। भवानी, क्या जानकारी अभी तक, क्या कितने लोगों के मौत की पुष्टि अलग अलग जिलों को भी अगर जोड़ लें तो हुई है? तो शायद भवानी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन भवानी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, उस जगह पर जहां पर लोग सेल्फी ले रहे थे। अंदाजा इस बात का था नहीं, पहले बारिश होनी शुरू हुई तो लोगों ने नीचे उतरना सही नहीं समझा और सोचा कि कुछ देर जब बारिश थम जाएगी तब हम नीचे उतरेंगे। लेकिन उसी बीच आसमानी बिजली गिरने की वजह से जो खबरें आ रही हैं, 11 लोगों की मौत की खबर अभी तक हुई है। बहुत लोग झुलसे हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। कल 2 आतंकियों की लखनऊ से गिरफ्तारी के बाद आज एटीएस की यूपी के कई शहरों में छापेमारी हो रही है। इस बीच जानकारी ये कि कानपुर से 2 संदिग्धों को पकड़ा गया। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की खबर है कि अलग अलग शहरों से 6 और लोगों को भी पकड़ा गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। यूपी पुलिस ने बनारस, अयोध्या, काशी और मथुरा समेत कई बड़े शहरों में हाई अलर्ट भी जारी किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त यूपी में एटीएस की अलग अलग जगहों पर छापेमारी हो रही है। कल ही 2 आतंकी पकड़े गए थे, उसके बाद उनके साथियों की तलाश भी शुरू हो गई थी और ये जानकारी मिल रही है कि कुछ और लोगों को भी यहां पर गिरफ्तार किया गया। उनसे भी आगे की पूछताछ हो रही कि किस तरीके की मंशा, किस तरीके की रणनीति ये बनाकर साजिश रच रहे थे। कई जगहों से 6 से ज्यादा लोगों को भी पकड़ा गया है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। अजीत हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजीत, कितने लोगों की कुल गिरफ्तारी हो पाई अभी तक? देखिए, बिल्कुल एटीएफ ने कई शहरों में छापेमारी की है और कानपुर से 2 संदिग्धों को उठाया है। बनारस के साथ साथ अयोध्या के आसपास संभल, जहां का ये सैयद अख्तर रहने वाला था, जो पाकिस्तानी हैंडल अलुल मंदी, वहां पर छापेमारी की गई और आधा दर्जन से अधिक लोगों को एटीएफ ने उठाया, जिसमें 2 संदिग्ध हैं कानपुर के, जो सीधे इन दोनों आतंकियों से जुड़े थे। इनकी बातचीत हो रही थी क्योंकि जो नक्शा बरामद हुआ उसमें कई बड़े शहरों के नक्शों की रेकी की थी। उनके जो मेन पॉइंट थे उसको उसमें दर्शाया गया है, क्योंकि वो कुछ कागजात जलाने की कोशिश कर रहे थे। तो लगातार एटीएस की छापेमारी चल रही है और सरकार के एसीएस होम ने सुबह ही कहा था कि हमारे पास इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि ये दोनों के दोनों सबसे खतरनाक संगठन, आतंकी संगठन अलकायदा के आतंकवादी हैं और इनके जो तार हैं वो विदेशों से जुड़े हैं। ये सऊदी अरब में गए, इन्होंने क्या किया, क्योंकि अलकायदा का सबसे बड़ा ठिकाना किसी जमाने में जो है वो सऊदी अरब था, क्योंकि खुद ओसामा बिन लादेन सऊदी अरब का ही भगोड़ा अरबपति था। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर एटीएफ लगातार जांच कर रही है, छापेमारी कर रही है। उत्तर प्रदेश के अलावा जो देश की एजेंसियां हैं, एनआईए हैं या दूसरी एजेंसियां, उनसे भी उत्तर प्रदेश की एटीएफ लगातार बात कर रही है, सरकार बात कर रही है। मुख्यमंत्री ने खुद रिव्यू बैठक की और कहा कि और भी हथियार और संसाधन एटीएस को उपलब्ध कराए जाएं ऐसे ऑपरेशन के लिए। तो ये मानकर चलिए अर्पिता, अभी और बड़ा खुलासा होने वाला है, क्योंकि अभी 6 लोगों को हिरासत में लिया एटीएफ ने, 2 संदिग्धों को लिया है कानपुर से। इसके साथ ही जो 2 आतंकवादी पकड़े गए उनके परिवार के लोगों को एटीएस मुख्यालय पर पूछताछ की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि यूपी एटीएस उत्तर प्रदेश के कई शहरों में लगातार छापेमारी कर रही है। आधा दर्जन लोगों को उन्होंने हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। सऊदी अरब से लेकर पाकिस्तान तक, अफगानिस्तान तक और अलकायदा के नेक्सस को तलाशा जा रहा। तो लगातार छापेमारी का दौर ये जारी है। काशी, अयोध्या, मथुरा समेत कई शहरों में अलर्ट कर दिया गया है। आने जाने वाले लोगों की चेकिंग बढ़ा दी गई है। जो भारत नेपाल बॉर्डर है वहां पर भी चेकिंग बढ़ा दी गई है। अर्पिता, रही जरा अजीत आप साथ देखिए, कल ही एटीएस की टीम ने लखनऊ के काकोरी से 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। 15 अगस्त से पहले यूपी के कई शहरों को दहलाने की अलकायदा की एक बड़ी साजिश का पता यूपी एटीएस को लगा, जिसको यूपी एटीएस ने वक्त रहते नाकाम करने का दावा किया। एटीएस की टीम ने कल लखनऊ के काकोरी इलाके में एक बड़ा ऑपरेशन कर अलकायदा से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है।
अब इनकी गिरफ्तारी के बाद कई बड़ी साजिशों का पर्दाफाश होने की उम्मीद है। यूपी एटीएस ने इस ऑपरेशन के दौरान 2 आतंकियों मिन्हाज अहमद और मसरुद्दीन को गिरफ्तार किया। मसरुद्दीन को सीतापुर रोड लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए। गिरफ्तार किए गए आतंकी 15 अगस्त से पहले उत्तर प्रदेश में किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में भी थे। मसरुद्दीन व शकील इनके नाम प्रकाश में आए हैं। इन लोगों ने उमर हलमंडी के निर्देश पर तथा अपने अन्य साथियों के सहायता से 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। इसके लिए इनके द्वारा शस्त्र एवं विस्फोटक आदि भी एकत्रित किया गया था। जरा ये 2 तस्वीरें देख लीजिए। बड़ी साजिश जिसको नाकाम किया गया है। 2 आतंकी गिरफ्त में आए हैं और ये नेटवर्क कितना बड़ा हो सकता है, क्या मंशा इनकी थी, किस तरीके की साजिश ये रच रहे थे, अब उनके तार ही खंगालने की कोशिश में एटीएस की टीम लगी हुई है। यूपी दहलाने की दरअसल इनकी साजिश थी जिसे वक्त रहते नाकाम किया गया। पुलिस का ये कहना है कि भारी सबूत हैं और वो सबूत कोर्ट में भी रखे जाएंगे। तो यूपी को दहलाने की साजिश जो है वो नाकाम हुई है। 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन 6 लोग अभी हिरासत में भी लिए गए हैं, उनसे पूछताछ हो रही है और कुछ और गिरफ्तारी भी जल्द हो सकती है। वही यूपी सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि गिरफ्तार आतंकियों के अल-कायदा के होने के पर्याप्त सबूत हैं और 15 अगस्त के लिए बड़ी साजिश रची गई थी। उत्तर प्रदेश की एटीएस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाले अल-कायदा, दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन के 2 आतंकियों को पकड़ा गया। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के एसीएस मौनीश अवस्थी सर मौजूद हैं। सर, कितनी बड़ी कामयाबी है और बहुत बड़ी घटना को रोका आपने? देखिए, एटीएस ने समय रहते बहुत तेज़ी से काम किया है। एटीएस बधाई की पात्र है। यूपी एटीएस ने लगातार जो है मजबूत कदम आगे बढ़ाए हैं। ये जो 2 लोग पकड़े हैं, ये कभी भी किसी भी घटना को अंजाम दे सकते थे और जैसा हमारे एडीजीएलओ और आईजी एटीएस ने बताया, 15 अगस्त के आसपास जो है ये कोई भी संभावित घटना को कारित कर सकते थे। सर, अयोध्या और काशी भी इनके निशाने था। कहा जा रहा है 15 अगस्त को बड़ दहलाने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारा प्रदेश सेंसिटिव प्रदेश है, बड़ा प्रदेश है और हमारे प्रदेश में जैसा आपने कहा सभी सेंसिटिव प्लेसेस हैं, तो निश्चय ही कुछ भी हो सकता है। और जो विदेशी ऐसी ताकतें हैं और इस तरह की अलकायदा जैसे यूनिट्स हैं, ये तो कहीं भी किसी भी जगह जो है किसी भी जगह को किसी को टारगेट कर सकते थे। तो इसमें बहुत तेज़ी से काम किया गया है। लेकिन कहने का मकसद केवल यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल रात में इसको रिव्यू भी किया और बेसिकली उन्होंने कहा कि जो भी है इसको हम लोग बहुत गंभीरता से आगे लेकर उसकी जड़ तक जाने की कोशिश। मंदी का नाम आ रहा है, पाकिस्तानी हैंडलर है, वो इनको हैंडल कर रहा था, टेलीग्राम के जरिए बातचीत कर रहे थे। बहुत बड़ी साजिश को ये लोग अंजाम देने वाले थे। इनके पास से प्रेशर कुकर बम, विदेशी असलाह, टाइम बम बरामद हुआ है। देखिए, ये जो बरामद हुआ है तो आपको सामने दिख ही रहा है और इसके बारे में तो हमारे पुलिस के अधिकारी बता चुके हैं। लेकिन मूल बिंदु यह है कि प्रदेश की व्यवस्था को, सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए एटीएस को और मजबूत करने का निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है। पिछले कुछ समय से हम लोग जो है लगातार एटीएस में और अधिकारी, मैन पावर और जो है हथियार, इसमें जो अत्याधुनिक चीज़ें ये बढ़ाने जा रहे हैं आप एटीएस? जी, एटीएस में नया इक्विपमेंट दिया जा रहा है, मॉडर्न इक्विपमेंट दिया जा रहा है। एटीएस को मैन पावर अतिरिक्त दिया जा रहा है, एटीएस को वेपन्स और बेहतर दिए जा रहे हैं। तो यूपी एटीएस को और मजबूत करने का बहुत स्पष्ट कनेक्शन कानपुर से भी आए हैं। कानपुर में भी छापेमारी एटीएस की चल रही है। कितनी जगह छापेमारी चली और किस तरह आपने इस पूरे इनके मॉड्यूल को हैंडल किया है? देखिए, ये बताना तो बहुत मुश्किल है कि अभी कहाँ कहाँ इनके मॉड्यूल हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक जो है कार्रवाई अभी ऑनगोइंग है। लेकिन जैसे जैसे इसमें खुलासा होता जाएगा कार्रवाई होगी। पॉइंट केवल यह है कि आम जन को भी बहुत सतर्क रहना है
कि कहीं भी किसी भी तरह की इस तरह की कहीं कोई बात आती है, लोगों को बगल में नेबरहुड में ऐसी कोई चीज़ समझ में आती है तो उसमें जो है उनको आगे ज़रूर आना चाहिए और पुलिस को, यूपी पुलिस को, एटीएस को कहीं ना कहीं सपोर्ट करना चाहिए। इस वक्त दो सहयोगी आनंद तिवारी दिल्ली से और अजीत हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। अजीत का रुख कर लेते हैं, लखनऊ का रुख करते हैं। अजीत, जरा बताइए कि नक्शे भी बरामद हुए हैं, कुछ बड़ी प्लानिंग इनकी थी, साजिश किस तरीके की थी और टारगेट पर क्या था? देखिए, बिल्कुल इनके पास से जो नक्शे बरामद हुए हैं अर्पिता, वो जानकर बेहद चौंकाने वाली बात है कि इनके पास से अयोध्या के नक्शे बरामद हुए हैं, राम मंदिर के आसपास के नक्शे बरामद हुए हैं। उस जो रास्ता जाता है, कौन कौन से रास्ते राम मंदिर की तरफ जाते हैं, उसका नक्शा इनके पास से बरामद हुआ है। काशी विश्वनाथ जो सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, उसका नक्शा इनके पास से बरामद हुआ है। मथुरा का नक्शा बरामद हुआ है इनके पास से। चित्रकूट के आसपास के इलाकों की इन्होंने रेकी किया था। तो कहीं ना कहीं जो कोशिश थी वो पूरी यही कोशिश थी कि इन इलाकों को दहलाया जाए। हालांकि उन्होंने नक्शे को जलाने की कोशिश भी की थी अर्पिता, लेकिन उससे पहले यूपी एटीएस ने उन्हें धर दबोचा और जले हुए नक्शे को बरामद किया। उसके बाद पूछताछ की गई। बिल्कुल, आप रहिए जरा साथ। देखिए, लखनऊ में अलकायदा से जुड़े 2 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी पूछताछ के लिए लखनऊ जाएगी। न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की खबर है कि दिल्ली की स्पेशल सेल ने साल 2015 में पैन इंडिया AQIS मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था और उस समय स्पेशल सेल ने 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से कुछ यूपी के थे। न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की खबर है कि लखनऊ से गिरफ्तार किए गए 2 आतंकियों का हैंडलर उमर हलमंडी दरअसल यूपी के संभल का रहने वाला है। असली नाम उसका सैयद अख्तर है, जिसने पाकिस्तान जाकर अपना नाम बदल लिया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की लिस्ट में उसका नाम मोस्ट वांटेड की लिस्ट में है और इसके अलावा स्पेशल सेल की लिस्ट में एक और मोस्ट वांटेड आतंकी मोहम्मद शर्जिल उस्मान है और ये दोनों ही अलकायदा के आतंकी अब्दुल रहमान से मिले थे। आनंद हमारे साथ मौजूद है। आनंद, कब पहुंचेगी ये टीम लखनऊ? हाँ जी, देखिए अर्पिता, कल देर शाम तक या परसों सुबह जो स्पेशल सेल की एक टीम है लोधी कॉलोनी की, वो लखनऊ पहुंचेगी और वहां पर जो दोनों अलकायदा के जो संदिग्ध आतंकी जिन्हें कल गिरफ्तार किया था यूपी एटीएस ने, उनसे पूछताछ करेगी। जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था अर्पिता कि 2015 में सबसे पहले दिल्ली पुलिस ने ही एक AQIS के मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था और उसमें जो 2 आरोपी थे, जो मुख्य आरोपी थे, जिसमें एक मोहम्मद आसिफ था जो AQIS का इंडिया हेड था, जो अफगानिस्तान ईरान के रास्ते पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके आया था, और दूसरा जो उसका साथी था जफर मसूद। ये दोनों ही यूपी संभल के रहने वाले थे जिन्हें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। और ये लोग बाकायदा, इसमें से जो इनका चीफ था, इंडिया हेड था जो मोहम्मद आसिफ, ये पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर यहाँ पर भारत में बड़ी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाला था। उसके पहले ही इसे संभल से गिरफ्तार कर लिया गया। उस पूरे मामले को लेकर ही अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है वो पूछताछ करने जाएगी कि ये दोनों आतंकवादी किन किन और आतंकवादियों से मिले थे, किस तरह के डायरेक्शन इन्हें मिले थे। और जो हलमंडी का नाम बताया जा रहा है, दरअसल वो सैयद अख्तर है जो इस समय पाकिस्तान में मौजूद है। ठीक है, आप दोनों नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम लेते रहेंगे। कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। अभी भी हर दिन 40,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। हर रोज इस महामारी की वजह से 800 से ज्यादा लोगों की जान जा रही है, लेकिन इसके बाद भी लोग संभलने के लिए राजी नहीं है। कोरोना केस में कमी आने के बाद अनलॉक प्रक्रिया के तहत पाबंदियों में ढील दी गई, जिसके बाद छुट्टियां मनाने की जैसे होड़ मच गई। खासकर हिल स्टेशन पर मौज मस्ती करने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। आपके सामने ये 5 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की। यहां वीकेंड पर सैलानियों की भारी भीड़ छुट्टियां मनाने पहुंच गए। दूसरी तस्वीर मुंबई के नजदीक लोनावला की है। यहां भी लोग बेखौफ होकर घूमने फिरने में मशगूल दिखे। तीसरी तस्वीर उत्तराखंड के मसूरी की। यहां सैलानियों की वजह से देहरादून मसूरी सड़क पर लंबा जाम लग गया। चौथी तस्वीर जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप की है। यहां पर भी मौज मस्ती करने वाले लोगों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। पांचवी तस्वीर दिल्ली के जनपथ मार्केट की, जहां खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ जुटी दिखाई दी।
तो सबसे पहले हम आपको जरा उत्तराखंड लिए चलते हैं और इस पहाड़ी राज्य के शहरों में घूमने फिरने वाले लोगों की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मेला लगा हो, हर तरफ सिर्फ सैलानी ही सैलानी दिख रहे हैं। कोरोना से बेखौफ ये लोग अपने बच्चों को लेकर मौज मस्ती करने में मशगूल हैं। दो तस्वीरें ये आपके सामने है। पहली तस्वीर नैनीताल की और यहाँ घूमने फिरने के लिए सैलानियों का हुजूम लगा है। दूसरी तस्वीर देहरादून मसूरी सड़क की है। यहाँ शहर में गाड़ियों की संख्या बढ़ने के बाद इस सड़क पर कई घंटों का जाम लग गया है। तो ये दो तस्वीरें नैनीताल और मसूरी की हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि पर्यटक भारी तादाद में पहुंच रहे हैं, इसलिए जैम के हालात से भी गुजरना पड़ रहा है और सड़कों पर अब भारी संख्या में लोग भी नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में कहा कि पर्यटकों की बढ़ती भीड़ के बाद कोरोना के खतरे पर राज्य सरकार कई कदम उठा रही है। जो तस्वीरें आ रही हैं हिल स्टेशंस की, मसूरी की हमने देखी, कई गाड़ियों को भी वापस भी भेजा गया। आपने 50% होटल में कैप भी लगा दिया, लेकिन ये खतरा तो राज्य के लोकल लोगों के लिए भी हो जाता है ना। फिर इतने टूरिस्ट आएंगे। जो बात कांवड़ यात्रा पे लागू है वो टूरिस्ट पे भी लागू है। नहीं, उसके लिए टूरिस्टों के लिए और बाहर से आने वाले लोगों के लिए हमने RT-PCR अब जरूरी कर दिया है और होटल जो है 50% कैपेसिटी पर चलाने के निर्देश हो गए हैं, आदेश हो गए हैं। और जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं और पुलिस हमारी जो है चालान काटने के साथ साथ लोगों को मास्क भी दे रही है। मास्कों का वितरण भी हो रहा है। तो कोरोना को लेकर हम पूरी तरह से सजग हैं। वहीं कांवड़ यात्रा पर पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लोगों की जान बचाना ज्यादा जरूरी है और भगवान भी नहीं चाहेंगे कि किसी की जान जाए। ऐसे में कांवड़ यात्रा पर फैसला लेने से पहले सभी पहलुओं पर बात हो रही है। सबसे बड़ा सवाल इन दिनों में उठा हुआ है, जिस पे आप भी कई बार कह चुके, वो ये कि कांवड़ यात्रा क्या होगी या नहीं होगी। देखिए, कांवड़ यात्रा में उत्तराखंड केवल एक होस्ट के रूप में है और उसमें पंजाब, हमारा हरियाणा और उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बहुत सारे राज्य आते हैं। जो यात्रा है वो यात्रा केवल 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख की नहीं होती है। जब वो फुल कैपेसिटी में यात्रा चलती है तो वो 3 करोड़ तक पहुंचती है और 15 दिन में 3 करोड़ लोगों का आगमन होता है वहाँ। लेकिन ये आस्था और श्रद्धा से जुड़ा हुआ विषय तो है हमारा, लेकिन उससे ज़्यादा अभी ज़रूरी है हमारे लिए कि लोगों की जान माल की सुरक्षा, क्योंकि भगवान भी कभी नहीं चाहेंगे किसी की वहाँ पर जान जाए, उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सारे पहलुओं पर विचार हम कर रहे हैं। आधिकारिक लेवल पर उसकी वार्ताएं चल रही हैं। अगर उच्च स्तरीय वार्ता की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको भी करेंगे। अभी यानी कि आप कहेंगे कि फैसला हुआ नहीं, अभी ये नहीं कह सकते कि नहीं होगी। नहीं, उत्तराखंड की जो सरकार है मेरे से पहले वाली, जिसमें मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, तीरथ सिंह रावत जी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी, उस बैठक में कैबिनेट ने 30 जून को तय किया था कि यात्रा नहीं होगी। फिर योगी जी ने फ़ोन किया कि होनी चाहिए। नहीं, योगी जी ने इस पर बहुत ज़्यादा उनका ऐसा नहीं था, वो उनकी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उस पर उन्होंने कहा था कि अधिकारी लेवल पर वार्ता होनी चाहिए और वार्ता चल रही है। तो उसके बाद फैसला होगा, यानी कि अभी मतलब ये कहा जाए कि अभी पुनर्विचार वाली स्थिति है। हाँ, लेकिन हमारे लिए सबसे पहले लोगों की जान माल की सुरक्षा है कि किसी भी प्रकार से लोगों की जान को जोखिम में नहीं डालना है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक चारधाम यात्रा को सीमित तरीके से आयोजित करने पर विचार हो रहा है, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद आखिरी फैसला होगा। टूरिज्म इतना बड़ा उद्योग है उत्तराखंड के लिए, उसको जो नुकसान होता है उसमें फिर शिकायतें आती हैं। मुख्यमंत्री होने के नाते आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि होटल व्यवसाय हों या चारधाम यात्रा पर व्यवसाय करने वाले होटल वाले हों, छोटी वाहन चलाने वाले हैं, चाहे जो भी, उसमें चूँकि रोजगार का एकमात्र साधन है, निश्चित रूप से कठिन परिस्थिति पैदा हो गई है। इसलिए हम चाहते हैं कि वो जो चारधाम यात्रा है वो अगर सीमित उसके साथ प्रोटोकॉल के साथ अगर चले तो निश्चित रूप से दोनों चीज़ें हो जाएंगी। पर उस पर तो हाईकोर्ट ने जितना कड़ी टिप्पणी दी, देखते हैं, उसके लिए हम लोगों ने फिर आगे अनुरोध किया है, आगे गए हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं कि चारधाम यात्रा न सिर्फ आस्था की बात, फिर रोजगार का भी उसमें मुद्दा है, इसलिए होनी चाहिए। नहीं, वो अगर वो कम मात्रा में
वो हो सकती है, और कोरोना के केस बढ़ेंगे तो उसको निश्चित रूप से फिर बंदी करना पड़ेगा। अभी तो माननीय न्यायालय का मामला है, इसलिए देखते हैं उस पर।